हेलो बच्चों, जैसे कि हमारे सीडीपी के पीरियड चल रहे हैं, तो सीडीपी के पीरियड में आज जो आपका टॉपिक है वो है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। और यहाँ से भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं हैंड डाल लेता हूँ भाषा। हिंदी में भाषा बोलेंगे, इंग्लिश में लैंग्वेज बोलेंगे। तो इस टॉपिक में समझाने का प्रयास किया जाएगा आपको कि भाषा किस प्रकार योगदान करती है बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, या शिक्षा शास्त्र में, या पेडागोजी में। ठीक, तो भाषा अलग अलग मनोविज्ञान के द्वारा अलग अलग ऐसी परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहले तो हमें इसकी परिभाषा क्या है और एक उचित परिभाषा क्या है वही हमें सीखनी और समझनी पड़ेगी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट है स्वीट। तो अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं तो उनका नाम है स्वीट। तो स्वीट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्वीट, इसमें कहा गया है कि जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वह ध्वनि द्वारा मानव के भावों को व्यक्त करती है। कि मैं लिख लेता हूं पहले कि जो भाषा है, ये परिभाषा दी जा रही है अभी, ध्वनियों के द्वारा, भाषा ध्वनियों के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका है, करने का एक तरीका है। तो इस तरह से जो है परिभाषित किया है स्वीट नाम के साइकोलॉजिस्ट ने कि भाषा की जो डेफिनेशन है ये होनी चाहिए। अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूं, इसे बोलना चाहिए मुझे कि लैंग्वेज इज ए वे टू रिप्रेजेंट the thoughts with the help of sound। इस तरह से मैंने इसे इंग्लिश में परिभाषित कर दिया है। तो ये जो मैंने शब्द लिखे हैं बच्चों, ये किसके अनुसार लिखे हैं? जो साइकोलॉजिस्ट हैं स्वीट, उनके अनुसार। उसके बाद एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है हरलोक, उन्होंने भी इसे परिभाषित किया है। तो दूसरी डेफिनेशन उनकी ले लेते हैं। हरलोक के अनुसार हरलोक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हरलोक, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि जो भाषा है विचारों के आदान प्रदान का एक तरीका है, जिससे बालक में सामाजिक बुद्धि का विस्तार होता है। तो जो हरलोक हैं उन्होंने भाषा की जो परिभाषा दी है बच्चों वो इस तरह से दी है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा भाषा बोलने में जितना निपुण होगा, जितना अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसका सामाजिक विकास या सामाजिक बुद्धि भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो मुझे लिखना होगा लैंग्वेज is a way to exchange thoughts। कि जो लैंग्वेज है, ये जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उन्हें एक्सचेंज करने का एक तरीका है, बाय विच ए चाइल्ड
कैन एक्सपेंड हिज सोशल इंटेलिजेंस, हिज सोशल इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। और ये जो शब्द हैं बच्चों किसके हैं, हर लोग के हैं, भाषा को लेकर। तो इन्होंने कहा कि लैंग्वेज इज ए वे टू एक्सचेंज द थॉट्स बाय विच अ चाइल्ड कैन एक्सपैंड हिज सोशल इंटेलिजेंस। तो मैंने अभी आपके सामने जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें से 2 परिभाषाएं दी हैं, तो स्वीट के अनुसार और एक हर लोग के अनुसार। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाषा का महत्व। तो हैंड डाल लेते हैं आगे, भाषा का महत्व। अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है इसकी कि कोई पूछे कि भाषा क्या है तो उसे आप डिफाइन कर सके, उसे आप परिभाषित कर सके। अब हेडिंग है भाषा का महत्व, जिसे बोल सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अब भाषा का जब महत्व हमें बताना है, जब इसका इंपोर्टेंस बताना है, तो इसमें बहुत सारे तथ्य होंगे। तो जो है कुछ तथ्य बताए जाएंगे यहाँ, कुछ तथ्य, सम फैक्ट्स निम्नलिखित हैं। कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं, आर फॉलोइंग, ऐसे बोल देते हैं, आर फॉलोइंग। ये जो है आगे दिए जा रहे हैं कुछ तथ्य जिसमें हम भाषा का महत्व को समझा सकते हैं। इसमें जो पहला जो तथ्य है या जो पहला हेडिंग है वो है सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व। कि जो सामाजिक संबंध बनते हैं उसमें भाषा का महत्व क्या होता है, कितना होता है। तो पहला हेडिंग डाल लेते हैं, सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व। ये पहला हेडिंग हो गया। बोल सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन सोशल रिलेशंस, इन सोशल रिलेशंस। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा का महत्व पढ़ रहे हैं। तो जो इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज है वो किस किस एरिया में होगा, किस किस क्षेत्र में होगा, वे सारे पॉइंट मुझे लिखने हैं और आपको जो है भाषा का महत्व समझाना है। ये पॉइंट भी सारे जो होते बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर कोई बच्चा अच्छे शब्दों का चयन करता है, अगर कोई बालक अच्छे शब्दों का चयन करेगा तब जो उसकी भाषा है, जो उसकी लैंग्वेज है भी अच्छी होगी। तब उसकी जो भाषा है वह भी अच्छी होगी तथा उसके सामाजिक संबंध भी अच्छे होंगे। तो एक हम समझते हैं, हम जानते हैं कि जो भाषा है वो विचारों के आदान प्रदान के लिए जरूरी है। मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप अपने विचार मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से क्या हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, संबंध बन रहे हैं एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से, एक बालक के दूसरे बालक से। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मान लिया भाषा में रुकावट है, भाषा अच्छी तरह से नहीं आती और भाषा के पे निर्भर होती है शब्दों पर, शब्दों का जो चयन है वो अच्छा नहीं हो पा रहा, या जो शब्द भंडार है जिसे वर्ड पावर कह देते हैं वो उचित नहीं है, या जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है किसी परिस्थिति के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जब मेरे पास शब्द नहीं है या उचित शब्द नहीं है या मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उचित शब्दों का चयन कर सकूं, तो जब मैं किसी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करूंगा तो मेरी जो भाषा है वो लड़खड़ा जाएगी,
जिससे मेरे जो सामाजिक संबंध है वो भी अच्छे नहीं रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक संबंध है उन्हें पहचानने में, उन्हें जानने में या उन्हें बनाने में भाषा का जो है बहुत ही योगदान है। तो इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो ये पहला हेडिंग था बच्चों। उसके बाद दूसरा हेडिंग, आत्म मूल्यांकन में महत्व। आत्म मूल्यांकन में महत्व। आत्म मूल्यांकन में महत्व, जैसे बोल सकते हैं इंपोर्टेंस इन सेल्फ इवेल्युएशन। इंपोर्टेंस इन सेल्फ इवेल्युएशन। अब इसमें मूल्यांकन हम समझते हैं, अलग से मैंने टॉपिक भी लिया है जो इवेल्युएशन है, जो मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या होता है कि मान लिया मैं कोई भी क्रियाविधि कर रहा हूं, मैं किसी भी काम में इन्वॉल्व हूं, तो जब उस काम का आउटपुट आएगा, जब उस काम का अंत होगा, तो मुझे मूल्यांकन करना होगा कि मैं अपने काम में कितना सफल रहा। मुझे अंदर जो है क्या क्या कमियां थी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, और मैं उन कमियों को देखते हुए उनका निदान करूंगा और फिर दोबारा से अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास करूंगा। तो मूल्यांकन यानी जो इवेल्युएशन होता है, कहीं ना कहीं इंसान की जो पर्सनैलिटी है, जो इसका व्यक्तित्व है, उसे अच्छे में अच्छा बनाने का प्रयास करता है। ये तो हो गया मूल्यांकन के मायने हो गए। आत्म मूल्यांकन मतलब क्या हो गया, सेल्फ, अपने बारे में ही मूल्यांकन करना। तो अब भाषा किस तरह से महत्व देती है आत्म मूल्यांकन में। सपोज मेरी भाषा बहुत अच्छी है, मेरे पास जो शब्द है बहुत अच्छे हैं, तो जब मैं उस भाषा को अपने विचार व्यक्त करने के लिए समाज में प्रयोग करूंगा, तो जो सामाजिक लोग हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं या मेरे परिवार से बाहर के लोग हैं, मेरे सर्किल के, मेरे ग्रुप के जो लोग हैं, वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे कि वो व्यक्ति इस तरह से था, वो व्यक्ति इस तरह से है, अच्छा बोलता है, उसके पास जो शब्द है बहुत ही चयनात्मक हैं, बहुत ही सिलेक्टिव हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या हो रहा है, आत्म मूल्यांकन हो रहा है दूसरों के द्वारा। तो इसे मैं सेल्फ इवेल्युएशन कह सकता हूँ इन साइकोलॉजी, इन सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट में, इस तरह से मैं कह देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि किसी बालक या व्यक्ति का आत्म मूल्यांकन, किसी बालक या व्यक्ति का आत्म मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में उसकी छवि, जिसे बोल सकते हैं इमेज, उसकी छवि क्या है, तथा यह छवि, इमेज भाषा के प्रयोग से ही बनती है, तथा यह छवि भाषा के प्रयोग से ही बनती है। तो इस तरह से मैं ये सब ले सकता हूं इसके समर्थन में कि अगर मुझे भाषा का महत्व बताना है, अगर मुझे इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बताना है, तो कहीं ना कहीं आत्म मूल्यांकन में भी भाषा का जो योगदान होता है वो बहुत हद तक बहुत ही जरूरी होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों हमारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, तीसरा पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धि में महत्व। शैक्षिक उपलब्धि में महत्व, ये आप हेडिंग याद रखिए, बाकी समझा मैं सब रही हूं आपको। तीसरा है शैक्षिक उपलब्धि में महत्व, जिसे बोल सकते हैं इंपोर्टेंस इन एजुकेशनल अचीवमेंट।
इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल अचीवमेंट। पहले मैं इसे समझा देता हूँ, फिर मैं आपके सामने से 2-3 शब्दों में लिख दूंगा। शैक्षिक उपलब्धि में महत्व कैसे हो सकता है भाषा का। जैसे मैंने बताया, किसी बालक की अगर भाषा बहुत ही अच्छी है तो हम ये कह सकते हैं जो उसकी शब्द भंडार है वो उसके पास बहुत अच्छा है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि किस एज में बच्चे के पास कितना शब्द भंडार होना चाहिए, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, आने वाले समय में इसी पीरियड में करेंगे, जैसे नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। शैक्षिक उपलब्धि में जो महत्व बताया जाता है कि अगर किसी बच्चे का जो शब्द भंडार है, जो वर्ड पावर है, वो बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत ज़्यादा शब्द है एक साधारण बच्चे की तुलना में, तो कहीं ना कहीं जो उसका एकेडमिक गतिविधियां हैं, जो अकादमिक गतिविधियां हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसके पास शब्द ज़्यादा है, वो लिख ज़्यादा पाएगा, वो सोच ज़्यादा पाएगा और अपने विचारों को या अपने ज्ञान को या अपनी नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकेगा एक सामान्य बालक की तुलना में। और जब ये सब एक्टिविटी, जितनी भी जो एकेडमिक एक्टिविटी है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से होंगी, तो जो उसकी उपलब्धि है कहाँ पे, शैक्षिक क्षेत्र में, एजुकेशनल एरिया में, जो उसके अचीवमेंट है, उनमें भी क्या आएगा, सुधार आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाषा का जो महत्व है शैक्षिक उपलब्धि में भी बहुत ज़्यादा है। ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने समझ लिया होगा, उतार लिया होगा, लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं बच्चों, शैक्षिक उपलब्धि में महत्व, यहां लिख लेते हैं, यदि किसी बालक का शब्द भंडार, जिसे बोल सकते हैं वर्ड पावर, किसी बालक का शब्द भंडार अच्छा है, तब शैक्षिक गतिविधियों में, जिन्हें बोल सकते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज, शैक्षिक गतिविधियों में भी वह बालक अच्छा ही होगा तथा उसकी उपलब्धियां अचीवमेंट्स सर्वोत्तम होंगी, तथा उसकी उपलब्धियां सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट होंगी। तो इन लाइनों के द्वारा बच्चों, इन शब्दों के द्वारा हम कह सकते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि में भी जो भाषा का जो महत्व है वो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट समझा सकते हैं, नेतृत्व के विकास में सहायक होती है भाषा। 3 के बाद 4 पॉइंट, नेतृत्व के विकास में सहायक, ये हेडिंग हो सकता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, अब इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें नेतृत्व समझना होगा, लीडरशिप समझनी होगी। अगर मान लिया मेरे पास एक समूह है या मैं किसी समूह का एक हिस्सा हूं, तब उसके हिसाब से मैं सोच सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि नेतृत्व में या तो मैं सबकी बात सुनूंगा या मैं सबको अपनी बात सुनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर मान लिया मैं सुन ही रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्या है, किसी न किसी बात को लेकर हेजिटेशन है किसी प्रकार की, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ के बात नहीं कर पाता, आगे मैं बोल नहीं पाता। लेकिन अगर मान लिया
मेरे अंदर हेजिटेशन नहीं है, आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास कैसे आएगा? भाषा के द्वारा। मैं भाषा को बोलते वक्त बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं करता, हकलाता नहीं हूँ, हेजिटेशन में शब्द इधर इधर नहीं बोलता, बिल्कुल जहाँ जो शब्द बोलना चाहिए मैं उपयुक्त वहीं बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बातों को अपने समूह में दूसरों के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरीके से रख पाऊंगा। तो वहाँ मैं उस समूह में किसका एक योगदान दे रहा हूँ, या मैं क्या बनना चाह रहा हूँ। मैं एक लीडरशिप में जा रहा हूँ, मैं एक नेतृत्व में जा रहा हूँ। उस समूह में जो अन्य बालक होंगे या अन्य व्यक्ति होंगे, उनके प्रति जो मेरा स्तर है वो कहीं अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी कोई बात रखनी होगी, रखवानी होगी, तो निश्चित रूप से मैं ही रखना चाहूँगा, या वे बच्चे या वे बालक या वे व्यक्ति मुझे ही उस बात को आगे रखने के लिए प्रमोट करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि नेतृत्व के विकास में भी सहायक होती है भाषा। भाषा में और नेतृत्व में सीधा संबंध होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस विश्व में या इस देश में जितने बड़े बड़े नेता हैं, अगर मान लिया आप समझते हो, तो नेता वही अच्छा होता है जिसकी जो स्पीच होती है, जिसकी शब्दों पे जो कमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, जैसे कि आप सुनते हो अपने समाज में आसपास देखते हो, तो कहीं ना कहीं जब दो नेताओं के बीच में तुलना होती है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो एक नेता को अच्छा इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि उसकी शब्दों पे जो पकड़ है, उसकी जो भाषा पे जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। और जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ तो बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। और जैसे हम पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं कि एनसीएफ, जो एनसीएफ है, उसने भी ये बताया था कि कम से कम एक बालक को 3 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है भारतीय परिवेश के लिए। तो जितनी ज़्यादा भाषाएं होंगी, जितनी ज़्यादा भाषा पर पकड़ होगी, कहीं ना कहीं नेतृत्व के गुण उनकी पर्सनैलिटी में उतने ही ज़्यादा होंगे। इससे बात पता चलती है कि नेतृत्व के विकास में भी भाषा का मूल्य योगदान है। उसके बाद है बच्चों व्यक्तित्व विकास में सहायक। 5वां पॉइंट है, नंबर 5 पॉइंट है व्यक्तित्व विकास में सहायक। व्यक्तित्व विकास में भी सहायक है। इंग्लिश से फिर बोल सकते हैं हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। और व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व पर्सनैलिटी बोलते हैं जिसे, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो पर्सनैलिटी शब्द होता है वो क्या होता है? पर्सन प्लस एबिलिटी, किसी व्यक्ति की योग्यता, पर्सन प्लस एबिलिटी। और योग्यता तो अलग अलग क्षेत्र में होती है। सामाजिक क्षेत्र में योग्यता अलग होती है, वैज्ञानिक क्षेत्र में अलग होती है, शारीरिक रूप में अलग होती है, मानसिक रूप में अलग होती है, संवेगात्मक यानी इमोशनल फॉर्म में अलग होती है। तो एबिलिटी तो अलग अलग होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी? भाषा की। तो भाषा में भी एक योग्यता होती है कि इंसान की जिस प्रकार वो भाषा का यूज करता है, मान लो मैं ही आपको समझा पा रहा हूँ, तो जितनी मेरे में एबिलिटी है, जितनी मेरे में योग्यता है, उसके अनुरूप मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अगर अपनी बात आपको समझानी है तो मेरे पास भी तो शब्द भंडार होना चाहिए, मुझे भी तो अपनी भाषा में पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। अगर मैं इंग्लिश में समझाऊंगा तो मुझे इंग्लिश शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो मुझे हिंदी शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। तो जितना ज्ञान होगा, जितना मैं उनसे फेमिलियर होऊंगा, कहीं ना कहीं मैं अपनी बातों को उतने ही अच्छे तरीके से आपके सामने समझा पाऊंगा। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो भी भाषा पर निर्भर है। जितनी भाषा अच्छी होगी उतना ही व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। तो यहाँ मैं फिर ये कह सकता हूँ कि भाषा भी सीधा संबंध रखती है किससे? व्यक्तित्व से, यानी कि पर्सनैलिटी से। भाषा एक अनिवार्य गुण हो जाता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का। अगर मान लिया कोई व्यक्ति बोलना ही ना चाहे, आप ये सोच सकते हो, ये समझ सकते हो कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति दिखने में, साज सज्जा में, परिधान यानी कपड़ों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब कभी वो एक सोसाइटी में जाता है तो या तो वो बोलता ही नहीं है, या दूसरा वो बोलता है तो उसके जो शब्दों का चयन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या आप उसे एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहेंगे? नहीं कह सकते। वो दिखने में अच्छा है, वो परिधानों से परिपूर्ण है,
लेकिन जब वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उसके जो शब्दों का चयन होता है वो सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसे हीन भावना होने लगती है, दूसरे लोग भी उसे कटने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, उनसे वो क्या है, कटता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। तो भाषा का जो है अमूल्य योगदान है, किसी व्यक्तित्व निर्माण में भी अमूल्य योगदान है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, सामाजिक मूल्यांकन में महत्व। सामाजिक मूल्यांकन में महत्व, छठा पॉइंट है सामाजिक मूल्यांकन में महत्व। इंग्लिश में बोल सकते हैं इंपोर्टेंस इन सोशल इवैल्यूएशन। ये हेडिंग हो गया हमारा। अभी हमने ऐसी हेडिंग एक और देखा था, वो था आत्म मूल्यांकन में महत्व। तो यहाँ तो किसी व्यक्ति का या किसी बालक का मूल्यांकन किया जा रहा था सामाजिक लोगों के द्वारा, है ना, और यहाँ पे जो है समाज का मूल्यांकन किया जाएगा व्यक्ति के द्वारा। अगर व्यक्ति के पास अच्छे शब्द भंडार हैं, अच्छी उसकी भाषा है, भाषा की नॉलेज है, कौन सी भाषा में किस शब्द को कहाँ प्रयोग करना चाहिए, उस शब्द के 3 अर्थ होते हैं, तो कौन सी परिस्थिति में उसका कौन सा अर्थ होगा। तो जब वह एक सामाजिक गतिविधि में जाएगा और अपने आप को उस समाज के अनुसार समायोजित यानी कि एडजस्ट करने का प्रयास करेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो कहीं ना कहीं भाषा योगदान करेगी उसके द्वारा उसके आसपास के समाज को पहचानने में। वो उस समाज का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन करेगा जिस समाज में वो रहता है, जिस समाज में वो समायोजित होने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये 6 पॉइंट है जिसके द्वारा मैंने आपको समझाया कि जो भाषा का महत्व है वो किस तरह से होता है हमारे आसपास के क्षेत्र में। और हम क्या पढ़ रहे हैं, CDP पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं और किस किस तरह से जरूरी हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी भाषा की परिभाषाएं देखी थी, एक या दो, एक तो स्वीट के अनुसार और एक हरलोक के अनुसार। उसके बाद हेडिंग था कि जो इसका महत्व है, भाषा का महत्व। तो कई प्रकार से कई हेडिंग लिए गए। पहला हेडिंग क्या था, सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व। दूसरा क्या था, आत्म मूल्यांकन में महत्व। तीसरा क्या था, शैक्षिक उपलब्धि में महत्व। चौथा क्या है, नेतृत्व के विकास में सहायक होती है भाषा, व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है भाषा, और कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यांकन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भाषा। तो ये जो महत्व वाला पॉइंट था, इंपोर्टेंस वाला पॉइंट, ये बच्चों पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग है, टॉपिक ये रहेगा अभी भाषा। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और जब अगर मान लिया आप पढ़ रहे हो या आपने सेट पेपर वगैरह किए हैं तो आप नोटिस भी करोगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उस चीज़ को आप नोटिस करोगे, अच्छी तरह से अपने आप ही नोटिस करोगे, मुझे कहने या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, भाषा विकास के सिद्धांत। तो पहला इसका जो सिद्धांत हमें बताना है वो भी कई तथ्यों पर आधारित होगा, कई पॉइंट पर आधारित होगा। उसमें जो पहला पॉइंट लेते हैं बच्चों वो है स्वर यंत्र की परिपक्वता। स्वर यंत्र की परिपक्वता।
ये मैंने हिंदी में लिख दिया। इंग्लिश में लिखना चाहिए मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑफ लिनक्स, LARYNX, LARYNX, ये होता है स्वर यंत्र। अब ये क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई शब्द बोलना चाहते हैं तो आपने सुना होगा कि वोकल कॉर्ड होती है, उस वोकल कॉर्ड से जो है वो वाइब्रेट होती है गले के अंदर और शब्दों का निर्माण होता है। फिर वो शब्द जो है बाहर निकलते हैं और हम उसे शब्द बोल सकते हैं या भाषा बोल सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। वरना अगर ऐसा कोई सिस्टम ना होता तो जो इंसान है वो कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाता। जो भी व्यक्त होता वो अपने हाव भाव से ही होता, और हाव भाव से तो व्यक्त अगर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व बाहर निकल के नहीं आ पाएगा, टोटल पर्सनैलिटी जो है बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। इसलिए शब्दों का तो बहुत बड़ा योगदान है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो स्वर यंत्र है, मैंने ये बताया वोकल कॉर्ड, तो जो स्वर यंत्र होता है जहाँ से स्वरों का निर्माण होता है, स्वर का साउंड जहाँ से बनती है, उसे इंग्लिश में लिरिक्स कहते हैं। एक बात तो अगर मान लें किसी बच्चे की, किसी बालक की भाषा अच्छी हो या वो शब्द बोलते समय झिझके ना, अटके ना, तो मुझे लगता है कई चीजें उसमें निर्भर रहेगी। जैसे एक तो ये बताएगा स्वर यंत्र, तो जो स्वर यंत्र है ये भी काफी परिपक्व होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए? जीभ, गला, फेफड़े, यहां तक कि होठ, दांत, तालू, होठ, दांत, तालू, जबड़ा भी आ जाता है, जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, जबड़ा भी आ जाता है। ये कुछ शारीरिक अंग है, ये सब प्रभावित करते हैं। तालू, जबड़ा, यहां तक कि नाक भी होती है। तो मैंने कुछ अंगों के नाम लिखे हैं। तो स्वर यंत्र को तो ये बोल देते हैं लिरिक्स। जीभ आप जानते हो, टंग, ये हो गया थ्रोट, लंग्स, फेफड़े, होठ हो गए लिप्स, टीथ। ये जो तालू होता है ये ऊपरी वाले जबड़े का अंदर वाला हिस्सा होता है, उसे तालू कहते हैं, हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं। जबड़ा हो जाता है जा, नोज। तो ये मैंने कुछ अंग लिख दिए हैं जो शारीरिक अंग हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया, उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि अगर कोई बालक भाषा नहीं बोल पा रहा है, कहीं ना कहीं जब उसके शब्द निकलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, सुनने वाले को भी, और उसे तो प्रॉब्लम हो ही रही है। मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, शब्द को जो है साफ उच्चारण नहीं किया जा रहा उसके द्वारा, या वो बोलना तो चाह रहा है, आवाज नहीं निकल पा रही, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है फिजिकल कमी भी हो सकती है उस बच्चे के अंदर, बालक के अंदर। तो यहाँ ये पॉइंट में बताने का प्रयास किया गया है कि अगर भाषा विकास है, किसी बच्चे की भाषा अच्छी हो, तो उसके शब्द बिल्कुल स्पष्ट निकलने चाहिए। और जब शब्द स्पष्ट निकलेंगे तो जितने भी शारीरिक अंग हैं, जिनमें मुख्य क्या है, स्वर यंत्र है यानी कि लिरिक्स है, तो इन सबकी परिपक्वता होनी जरूरी है। सभी अंग अच्छी तरह से क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, ताकि उसे किसी प्रकार से समायोजित होने में उस बालक को किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। तो सिद्धांत का, प्रिंसिपल का ये पहला पॉइंट है, यह पहला सिद्धांत है। उसके बाद दूसरा है अनुबंधन। अनुबंधन, अनुबंधन, इसे कंडीशनिंग कह देते हैं। और ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है कि जो भाषा विकास में अनुबंधन क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होती है। तो इसे समझते हैं पहले। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस अनुबंधन को भी अलग अलग तरीके से समझाया है। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भाषा का विकास होता है, उन्होंने कहा है कि जो भाषा का विकास होता है, भाषा का
जो विकास होता है वो उद्दीपक अनुक्रिया पर निर्भर है। उद्दीपक अनुक्रिया पर निर्भर। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, सभी समझाऊंगा सब टर्म कि जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है, डेवलपमेंट ऑफ जो लैंग्वेज है वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी पर निर्भर करता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में SR रिलेशन भी कह देते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। तो जो कुछ मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो भाषा का विकास होता है, वो जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है वो उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत पर निर्भर है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जब जब किसी बालक को अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो एक उद्दीपक अवस्था में आ जाएगा, वो एक स्टिमुलस स्टेज में आ जाएगा, और उसके हिसाब से वहाँ जो अनुक्रिया करेगा, अपने स्वर यंत्र को इस्तेमाल करना चाहेगा, अपनी जीभ, अपनी तालु, अपनी जीभ को, अपने होठों को इस्तेमाल करना चाहेगा, स्वर यंत्र का प्रयोग करेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ध्वनि निकलेगी, कुछ ना कुछ साउंड निकल के आएगी। तो जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है, ठीक। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, बाद में भी और भी डिफाइन करूंगा। लेकिन जो अन्य साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें जैसे एक मुख्य हैं स्किनर है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो भाषा का विकास है वो पुनर्बलन पर आधारित है। लिख लेते हैं क्योंकि ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिखना भी है और समझाना भी है। अब एक स्किनर है, तो स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने कहा है कि जो भाषा का विकास है, जो भाषा का विकास है वो निर्भर करता है पुनर्बलन पर, पुनर्बलन पर। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज डिपेंड है रीइंफोर्समेंट पर। इसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं इंग्लिश में, पुनर्बलन पर आधारित है। अब क्या कहना चाह रहे हैं स्किनर महोदय, इसकी चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा है कि जब बालक किसी भाषा का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं भाषा को अर्जित करता है, मतलब भाषा जो उसे सुनने में आ रही है उसे ग्रहण करता है। पहले वो ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उसके साथ फिर क्या करेगा? संयोजन करेगा। उसके साथ फिर क्या करेगा? संयोजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा कि जो उसने सुना है उसके हिसाब से उसे क्या रेस्पॉन्स देना है। तो इसको इसने कहा है, स्किनर महोदय ने कहा है क्या? पुनर्बलन। कि जो भाषा का विकास होता है वो पुनर्बलन पर आधारित है, रीइंफोर्समेंट पर आधारित है। और इन्हीं दो बातों को या इन दो तरीके से भाषा के विकास को समझाने को क्या कहा गया बच्चों? अनुबंधन कहा गया, कंडीशनिंग। अब मैं इस टॉपिक को दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग क्या होती है और ये भाषा के विकास में किस तरह से योगदान देती है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि जो भाषा का विकास है वो उद्दीपक अनुक्रिया पर निर्भर है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी पे बेस है। कि जब बालक कुछ उच्चारित करने का प्रयास करता है तो वो एक उद्दीपन अवस्था में आ जाएगा, वो एक स्टिमुलस स्टेज में आ जाएगा। उस अवस्था में आने के बाद वो कहीं ना कहीं अपने स्वर यंत्र यानी कि लिरिक्स को प्रयोग करेगा, अपने होठ, जीभ, जो शारीरिक अंग है उन्हें कुछ प्रयोग करने का प्रयास करेगा, जिससे उसके कुछ ध्वनि निकल के आएगी। तो इसे कहा गया उद्दीपक अनुक्रिया। ध्वनि का निकलना क्या होगी? अनुक्रिया, रेस्पॉन्स। और साथ में स्किनर ने कहा कि जो भाषा का विकास होता है पुनर्बलन पर निर्भर करता है, रीइंफोर्समेंट पर। अब पुनर्बलन कैसे समझाया? कि जो बालक सुन रहा है, जो भाषा ग्रहण कर रहा है, ग्रहण तो उसने कर ली, उसके बाद वो क्या करता है? उसके साथ संयोजन करता है कि मैंने क्या सुना, मुझे उसे फिर क्या रेस्पॉन्स देना है, सामने वाले को रेस्पॉन्स देना भी है या नहीं देना है, चुप रहना है, शांत रहना है। अब उसके बाद जो उसकी भाषा है, जो उसका शब्द भंडार है, उसका प्रयोग करते हुए वो क्या करता है?
संयोजन करता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है, अनुबंधन हो रहा है। यहाँ पे तो उद्दीपक का हो रहा है अनुक्रिया के साथ, और यहाँ पे जो हो रहा है ग्रहण का यानी कि एब्जॉर्प्शन का हो रहा है संयोजन के साथ। तो इस तरह से इसे बोला गया है क्या, कंडीशन थ्योरी या अनुबंधन थ्योरी कहा गया है। ठीक, तो अभी बच्चों इस पीरियड में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि भाषा क्या है, भाषा की जो परिभाषा है वो कैसे दी जा सकती है, फिर 6 पॉइंट के द्वारा भाषा के महत्व को समझाया मैंने आपको, और अब चल रहा है भाषा विकास के सिद्धांत, हालांकि इस पीरियड में पूरा नहीं हो पाने का। अब इसके 2 ही पॉइंट हुए हैं, स्वर यंत्र की परिपक्वता और अनुबंधन, और ये क्या है कैसे है मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब अगले पीरियड में करेंगे, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तो जो स्टूडेंट इसे देख रहे हैं और इसे देख चुके हैं तो तुरंत इससे नेक्स्ट पीरियड होगा, पार्ट 2 के नाम से होगा, भाषा पार्ट 2, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ से आगे आपको मिल जाएगा। बाकी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। भाई कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, बाकी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। धन्यवाद, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।